शारदा जी हैं। दरवाजे पर खड़े एक आदमी ने जब पूछा तो मैं बुरी तरह से चौंक पड़ी। करीब 58 से 60 की उम्र, ऊंचा पूरा कद, सलीके से पहने कपड़े, चमचमाते जूते, हाथ में सोने की चेन वाली महंगी घड़ी। उससे कहीं अधिक उनका शारदा जी के बारे में यूं नाम लेकर पूछना। यूं तो पिछले 1 महीने से घर में आना जाना लगा है, लेकिन शारदा जी को जीजी, भाभी, बुआ, मामी, दादी जैसे संबोधनों से ही पुकारा जाता रहा। यह पहली बार था कि किसी ने उन्हें उनके नाम से पुकारा, वह भी एक नितांत अजनबी ने। मैं बहुत ही ज्यादा अचकचा गई। हाँ जी, आप कौन? उनका परिचय जाने बिना मैं शारदा जी से कहती भी क्या। उनसे कहिए, मुरादाबाद से विश्वास जी आए हैं। उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाकर मैंने पंखा चलाया और पानी लाकर दिया। कड़ाके की धूप में आए आगंतुक को पानी के लिए इंतजार करवाना भी तो ठीक नहीं था। बैठिए, मैं शारदा जी को बुलाती हूँ। लगभग 1 महीने की गहमागहमी के बाद बस 2-4 दिनों से ही सब कुछ पुराने ढर्रे पर आया था। रमेश जी, अमित काम पर गए थे। घर में कोई भी पुरुष सदस्य नहीं था। उषा जी, नेहा सुबह की भागदौड़ के बाद दोपहर में कुछ देर आराम करने अपने कमरों में थीं। शारदा जी तो वैसे भी अब ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थीं। मैं भी खाली दोपहरी काटने के लिए यूं ही बैठे कोई पत्रिका उलट पलट रही थी। तभी गेट खोलकर इन सज्जन को अंदर आते देखा। घंटी बजने से सबकी नींद में खलल पड़ता, इसलिए पहले ही दौड़कर दरवाजा खोल दिया। शारदा जी के कमरे का दरवाजा धीरे से खटखटाया। वह जाग ही रही थीं। कौन है? अंदर आ जाओ। कुर्सी पर बैठी, दीवार पर लगी हरिप्रसाद जी और उनकी बड़ी सी तस्वीर को देख रही थीं। मुझे देखते ही उन्होंने अपनी आंखों के कोर पोंछे। मैंने पीछे से जाकर उनके दोनों कंधों पर अपने हाथ रख दिए। शारदा जी को ऐसे देखकर मन भीग जाता है। एक ऐसी बेबसी का एहसास होता है जिसमें चाहकर भी कुछ किया नहीं जा सकता। कुछ नहीं रे, बस यूं ही बैठी थी। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। तू क्या कर रही है? सोई नहीं? शारदा जी, आपसे कोई मिलने आए हैं। कौन है? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। माथे पर सलवटें उभर आईं। शायद वह याद करने की कोशिश कर रही थीं कि अब कौन रह गया है आने को। कोई विश्वास जी हैं? मुरादाबाद से आए हैं? शारदा जी के चेहरे पर अचानक ही कई रंग आए और गए। ऐसा लगा जैसे वह किसी सन्नाटे में डूब गई हों। वह कुछ देर हरिप्रसाद जी की तस्वीर को देखती रहीं, फिर पलकें झपकाईं। छोड़, उन्हें बिठा। कुछ ठंडा, शरबत वगैरह बना दो। मैं आती हूँ। कुछ नाश्ता और शरबत लेकर जब मैं ड्राइंग रूम में पहुंची तो दरवाजे पर ही ठिठक गई। वह अजनबी सज्जन शारदा जी के हाथों को अपने हाथों में थामे बैठे थे। मेरे लिए यह अजब सा नजारा था, जिसने मेरे कौतूहल को फिर जगा दिया। आखिर यह सज्जन कौन है? पहले उन्होंने शारदा जी को नाम से पुकारा, फिर अब उनके हाथ थामे बैठे हैं। हरिप्रसाद जी के जाने के बाद पिछले 1 महीने में मातमपुरसी के लिए आने वालों का तांता लगा था। दूर पास के रिश्तेदार, जान पहचान वाले, कई लोग आए। कुछ करीबी रिश्तेदारों को छोड़ दें, जो शारदा जी के गले लगे। बाकियों में मैंने किसी को उनके हाथों को इस तरह थामते नहीं देखा। तो आखिर ये है कौन? मैंने ट्रे टेबल पर रख दी। उन सज्जन ने धीरे से शारदा जी का हाथ छोड़ दिया। शारदा जी वैसे ही खामोश बैठी रहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। कहीं कोई संकोच, कोई हड़बड़ाहट नहीं, जैसे उनका हाथ पकड़ना कोई नया या अटपटा काम नहीं था। शारदा जी को मैंने हमेशा बहुत सादगी से देखा था। उन्हें कभी किसी से ऐसे वैसे हंसी मजाक करते भी नहीं देखा था। छुट्टियों में जब बुआ, मामी, नेहा सब इकट्ठे होते, तब भी उनकी उपस्थिति में सबकी बातों में, हंसी मजाक में एक मर्यादा होती थी। फिर उनकी अनुपस्थिति में सब चाहे जैसी चुहलबाजी करते रहे। हरिप्रसाद जी के साथ भी वह ऐसे हाथ पकड़े कभी ड्राइंग रूम में तो कभी नहीं बैठी थीं। एक बार बचपन में छुपा छुपाई खेलते मैंने उनके कमरे का दरवाजा धड़ से खोलकर अंदर चली गई थी। हरिप्रसाद जी ने शारदा जी का हाथ पकड़ रखा था, लेकिन मुझे देखते ही उन्होंने तेजी से अपना हाथ छुड़ा लिया था, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। लेकिन आज वह बिना किसी प्रतिक्रिया के चुपचाप बैठी थीं, मानो उन सज्जन का उनका हाथ पकड़ना बहुत सामान्य सी बात हो। लेकिन वे सज्जन आखिर हैं कौन? मैं इसी ओहापोह में खड़ी रही। तभी शारदा जी ने मेरी ओर देखा। हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उन नजरों का आशय मैं समझ गई। वे कह रही थीं कि मैं वहां खड़ी क्यों हूं? शारदा जी को बुला लाऊं? मैंने अपने वहां होने का मकसद दिया। नहीं, रहने दो, संक्षिप्त सा उत्तर मिला,
जिसका आशय मेरे वहां होने की अर्थहीनता से था। मैं वहां से चुपचाप चल पड़ी, लेकिन वह प्रश्न भी मेरे साथ ही चला आया कि आखिर वे सज्जन हैं कौन। एक बार नाश्ते की ट्रे उठाने मैं फिर वहां गई। उनके बीच खामोशी पसरी थी। शायद उनका वहां होना ही शारदा जी के लिए बहुत बड़ी सांत्वना थी और उसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। शारदा जी, कुछ और लाऊं? उन्होंने इनकार में सिर हिला दिया और मैं खाली ट्रे लेकर अपने कौतूहल के साथ वापस आ गई। वे सज्जन करीब 1.5 घंटे तक वहां रुके। सामान्यतः मातम पुरसी करने वाले 15 मिनट या आधे घंटे में चले जाते थे। ये इतनी देर क्यों रुके? उनके बीच इतनी कम और इतने धीरे धीरे बातचीत हो रही थी, फिर भी वे इतनी देर क्यों रुके? इन जिज्ञासाओं का कोई समाधान नहीं था। शारदा जी उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गईं। मैंने पर्दे की ओर से देखा। जाने से पहले उन्होंने शारदा जी का हाथ फिर अपने हाथ में लेकर धीरे से दबाया, उनके कंधे पर अपना हाथ रखा। उनके जाने के बाद शारदा जी बड़ी देर तक दरवाजे पर खड़ी रहीं। हरिप्रसाद जी के जाने के बाद आज पहली बार वह किसी को छोड़ने दरवाजे तक गई थीं। जब वे पलटीं तो उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मैं हतप्रभ सी उन्हें देखती रह गई। शारदा जी तुरंत अपने कमरे में चली गईं और दरवाजा बंद कर लिया। मेरा कौतूहल भी बंद कपाट के बीच फंसकर कसमसाता रहा कि आखिर यह सज्जन है कौन। लेकिन उसका जवाब देने के लिए वहां कोई नहीं था। बंद दरवाजे के कपाट यही कह रहे थे कि तुम इस प्रश्न को यहीं छोड़ जाओ, यही इसकी सही जगह है। हरिप्रसाद जी के जाने के बाद से शारदा जी और ज्यादा चुप और अकेले रहने लगी थीं। शारदा जी और हरिप्रसाद जी हमेशा से हमारे साथ नहीं रहते थे। हरिप्रसाद जी बड़े अफसर थे। सरकारी नौकरी में उन्हें बंगला, गाड़ी हमेशा मिला करता था। उनकी पोस्टिंग भी बदलती रहती थी, कभी यहां तो कभी वहां। हरिप्रसाद जी और मेरे रमेश जी, यानी उनके छोटे भाई, में बहुत प्यार था। उषा जी और शारदा जी में भी कभी देवरानी जेठानी जैसी तुनक नहीं दिखी। इसलिए जब मकान बनवाने की बात हुई तो रमेश जी ने हरिप्रसाद जी से कह दिया कि हम साथ ही रहेंगे। रिटायरमेंट के बाद शारदा जी और हरिप्रसाद जी यहीं हमारे साथ रहने आ गए। उषा जी ने ही हट करके उनकी रसोई अलग नहीं होने दी। शारदा जी ने हम तीनों भाई बहनों पर हमेशा बहुत स्नेह रखा। छुट्टियों में या तो वे हमारे घर आती या हम उनके घर जाते। उनकी दोनों बेटियों काव्या और नंदिनी ने सगी छोटी बहन से ज्यादा मेरे नाज नखरे उठाए। घर में सबसे छोटी होने से मैं वैसे भी हरिप्रसाद जी की बहुत लाडली थी। उन सज्जन के आने के बारे में शारदा जी ने किसी से कुछ नहीं कहा। खाने की मेज पर मुझे उम्मीद थी कि वे रमेश जी को उनके बारे में बताएंगी, लेकिन वे खामोश ही रहीं। मेरे कौतूहल ने जरूर मुझे उकसाया कि मैं सबके सामने उनसे पूछूं कि आज दिन में कौन आए थे, लेकिन उनकी खामोशी और गंभीरता देखकर चुप रही। रमेश जी ने पूछा भी, भाभी कैसी हैं? तबीयत तो ठीक है ना? दिन में आराम हुआ कि नहीं? ठीक हूं, दिन में थोड़ी देर सोई थी, उन्होंने बड़े सामान्य तरीके से कहा, लेकिन उन सज्जन के बारे में कोई बात नहीं की। ये मेरे लिए भी एक तरह का संकेत था कि उस बात को खत्म हो जाने देना है। 2-4 दिन वह प्रश्न मेरे दिमाग में कुल बुलाता रहा, फिर मैं भी धीरे धीरे उस बात को भूल गई। समय के साथ शारदा जी ने हरिप्रसाद जी के बिना जीने की आदत डाल ली। दिनचर्या सामान्य होने लगी। अब वह बिल्कुल चुप चुप नहीं रहती थीं। घर के कामों में भी रुचि लेने लगी थीं। कभी कभी वह बहुत खुश नजर आती, लेकिन अपनी खुशी प्रकट नहीं करती थीं। उनके होंठों पर एक हल्की मुस्कान रहती। मुझे नहीं लगता कि घर में किसी ने इसे महसूस किया होगा, क्योंकि किसी ने कभी कुछ पूछा ही नहीं। शारदा जी से मेरा लगाव उनके यहाँ आने के बाद से और ज्यादा बढ़ गया था। उषा जी और नेहा हरिप्रसाद जी के सामने ज्यादा जाती नहीं थीं। हरिप्रसाद जी की तबीयत खराब रहते भी मैं ही उनके साथ रही। फिर हरिप्रसाद जी के जाने के बाद भी शारदा जी का ध्यान रखने की एक अघोषित सी जिम्मेदारी मेरी थी। मैंने कई बार उन्हें अकेलेपन में बैठे हरिप्रसाद जी की तस्वीर को एकटक देखते और रोते देखा। शारदा जी और हरिप्रसाद जी के प्यार को उनके साथ रहते कभी उस तरह महसूस नहीं किया, लेकिन हरिप्रसाद जी के जाने के बाद की रिक्तता में शारदा जी के अकेलेपन ने उनकी अनुपस्थिति का जबरदस्त एहसास करवाया। एक दिन जब शारदा जी हरिप्रसाद जी की तस्वीर देख रही थीं, मैं उनकी गोद में सिर रखकर बैठ गई। आप हरिप्रसाद जी को बहुत प्यार करती थी ना? मैंने पूछा। तुम्हारे हरिप्रसाद जी मुझे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने जवाब दिया। उनका इस तरह का जवाब मुझे कुछ अटपटा तो लगा, लेकिन मैंने इसे उनका हरिप्रसाद जी के प्रति प्रेम ही समझा।
एक शाम रमेश जी, अमित सब जल्दी आ गए। बैठक में सभी गपशप कर रहे थे। तभी रमेश जी ने मुझे शारदा जी को बुला लाने को कहा। वह फोन पर किसी से बात कर रही थीं। मुझे देखते ही फिर बात करती हूँ कहकर फोन काट दिया। मैंने कई बार उन्हें फोन पर लंबी बातें करते देखा। पूछने पर कभी कोई परिचित तो कभी किसी रिश्तेदार का नाम लिया। समय के साथ सब कुछ तेजी से बदल रहा था। मेरी पढ़ाई पूरी होकर शादी हो गई। नेहा अपने बच्चों में और ज्यादा व्यस्त हो गईं। उषा जी, रमेश जी भी रिटायरमेंट का मजा ले रहे थे। तभी एक दिन खबर मिली कि शारदा जी की तबीयत बहुत खराब है। एक बार आकर मिल लो। काव्या शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी और नंदिनी जल्द ही खुशखबरी सुनाने वाली थी, इसलिए दोनों नहीं आ सकीं। शारदा जी सूख कर कांटा हो गई थीं। बुढ़ापा ही उनकी सबसे बड़ी बीमारी थी। उस दिन सफर की थकान के चलते मैं 2 घंटे उनके पास रुककर घर चली आई। चलते समय उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, कल तू दिन भर मेरे साथ रहेगी ना? उनके स्वर से लगा मानो वह बहुत बड़ी चीज मुझसे मांग रही हो। हाँ शारदा जी, कल सुबह ही आ जाऊंगी। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया। उन्होंने तसल्ली की सांस लेकर आंखें मूंद लीं। दूसरे दिन उनका और अपना खाना लेकर मैं सुबह ही अमित के साथ हॉस्पिटल आ गई। मैंने उषा जी और नेहा को दिन में आराम करने को कह दिया। जाने क्यों, मुझे ऐसा लगा जैसे शारदा जी मुझसे कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन क्या, इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। शायद उनका मेरा हाथ पकड़कर सारे दिन उनके साथ रहने के आग्रह के कारण ही मुझे ऐसा लगा था। शारदा जी को खाना खिलाते हुए मैं उनसे इधर उधर की बातें करती रही। मुझसे बात करते उनकी नजर बार बार दरवाजे की ओर चली जाती, जैसे उन्हें किसी का इंतजार हो। मैंने पूछा भी, शारदा जी, कोई आने वाला है क्या? अरे नहीं, कोई तो नहीं। कौन आएगा? खाना खाकर मैं एक पत्रिका के पन्ने पलटने लगी और जाने कब मेरी आंख लग गई। जब नींद खुली, किसी की धीमे स्वर में बातों की आवाज आ रही थी। आवाज इतनी धीमी थी कि उसकी नरमी को महसूस करते हुए मैं कुछ समय तक यूं ही आंखें मूंदे पड़ी रही। शायद आवाज सचमुच सुन रही हूं, इसका विश्वास मुझे नहीं हो रहा था। मैंने धीरे से आंखें खोलीं। शारदा जी के सिरहाने वहीं सज्जन बैठे थे। हाँ, समय के निशान उन पर कुछ और गहरे हो गए थे। अशक्त सी शारदा जी उनके आलिंगन में सिमटी सी लग रही थीं, मानो लंबी तूफानी रात में कोई छोटी सी चिड़िया अकेले भटकते रहने के बाद किसी विशाल दरख्त की ठौर पाले। शारदा जी को अकेलेपन से घिरते देखते रहने के बाद आज उन्हें उन अजनबी के साथ जिस निश्चिंतता में देखा, लगा उन्हें सचमुच किसी मजबूत भावनात्मक सहारे की जरूरत थी। उम्र और अनुभव ने अब मुझे इस संबल की आवश्यकता को अच्छे से समझा दिया था। मैं उठकर धीरे से बाहर चली गई। आज फिर मेरे मन में कौतूहल था, यह जानने का कि वह सज्जन कौन है। शारदा जी से उनकी आत्मीयता जाने क्यों सुकून दे रही थी। नारी मन को किसी मजबूत भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है, और यह जरूरत उम्र के हर पड़ाव की जरूरत है। स्त्री पुरुष की विशाल बाहों में खोकर अपनी चिंताएं, जिम्मेदारियां, अकेलापन भूलकर सिमट जाती है। आज शारदा जी को उनके आलिंगन में देखकर उनके अकेलेपन की गहनता का एहसास हुआ। उस दिन वह सज्जन बहुत देर तक शारदा जी के पास रुके। मैं एक दो बार अंदर यह देखने गई कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। फिर बाहर जाकर बैठ गई और पत्रिका पढ़ने लगी। ऐसा लगा कोई मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। सिर उठाया तो देखा वही सज्जन थे। मैं खड़ी हो गई। उन्होंने बिना कुछ कहे मेरे सिर पर हाथ रखा। होठों में कुछ बुदबुदाया जो मैं सुन नहीं सकी, लेकिन लगा जैसे किसी अदृश्य सकारात्मक ऊर्जा ने मुझे घेर लिया। उनकी आंखें, चेहरे के भाव और रोम रोम जैसे मुझे आशीष दे रहे थे। फिर वे बिना कुछ कहे चले गए। मैं शारदा जी के पास लौटी। वह लेटी हुई थीं। उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बैठाया। उनकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर किसी आत्मीय से मिलने जैसी सघन अनुभूति। मैंने उन्हें चम्मच से पानी पिलाया। वह प्रश्न अब भी मेरी आंखों में अटका था कि आखिर वे सज्जन थे कौन। शारदा जी बड़ी देर से जाग रही थीं और थक गई थीं, इसलिए मैं उस प्रश्न को होठों पर नहीं ला पाई। मेरी उत्सुकता को भांपकर वे धीमे स्वर में बोलीं, सब बताती हूँ। लेकिन उनके अनकहे शब्दों में छुपे भावों को समझकर मैंने कहा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी शारदा जी, आप निश्चिंत रहिए। कुछ देर वे खामोश रहीं, मानो सोच रही हों कि कहाँ से शुरू करें। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, बात करीब 15 साल पुरानी है, 2009 की।
तब तुम्हारे हरिप्रसाद जी मुरादाबाद में थे। विश्वास जी वहां डिप्टी कलेक्टर के पद पर ट्रांसफर होकर हमारे ही पड़ोस वाले बंगले में आए थे। पड़ोसी होने के नाते हमारा परिचय हुआ और धीरे धीरे एक दूसरे के यहाँ आना जाना शुरू हो गया। उनकी अभिजात रुचि ने मुझे आकर्षित किया। उनके बात करने का अंदाज, हर विषय पर बात करने की उनकी काबिलियत, पहनने ओढ़ने, उठने बैठने का सलीका, सभी एक अलग ही अंदाज लिए थे। और फिर बात बात में उनका तारीफ करना। मैं अनजाने ही उनकी ओर आकर्षित होती चली गई। मैं और तुम्हारे हरिप्रसाद जी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। काव्या और नंदिनी, तुम्हारी दीदियों, से जीवन के आंगन में चहल पहल थी। बस मन के किसी कोने में अपने जीवन साथी को लेकर संजोए हुए कुछ सपने थे जो मुझे विश्वास जी में नजर आते थे। मैं चाहकर भी खुद को उन दबी छुपी आकांक्षाओं के आकर्षण से बचा नहीं सकी। आमने सामने मिलते जुलते हमने फोन पर बातें शुरू कर दी। हम दोनों घंटों एक दूसरे से बतियाते रहते थे, लेकिन हमारी बातें प्यार मोहब्बत की बातें नहीं थीं। दो दोस्तों की बातें थीं। नए पुराने किस्से कहानियां थीं, और वही सब कुछ था जो उम्र के एक पड़ाव पर आकर पति पत्नी के बीच खत्म सा हो जाता है। मेरी हर छोटी बड़ी बातों को सुनने और जानने की एक ललक जो तुम्हारे हरिप्रसाद जी में खत्म हो गई थी, या यूं कहें कि हम एक दूसरे के इतने अभ्यस्त हो गए थे कि उन बातों में कोई उत्सुकता शेष नहीं बची थी। विश्वास जी को मेरी हंसी, मेरी बातें, मेरा पहनावा, मेरी रुचियां अच्छी लगतीं, और वे खुलकर उनकी तारीफ भी करते। जिन बातों का शादी के 15 सालों बाद कोई औचित्य ही नहीं रह जाता, और जीवन साथी एक दूसरे को एक आदत की तरह निभाते जाते हैं। लेकिन नारी मन में खुद को देखे सुने, सराहे जाने की चाहत हमेशा बनी रहती है। वह उम्र होती है जब यौवन की दहलीज पर कदम रखते देखे गए सपने दफन कर दिए जाते हैं। लेकिन मेरे सामने वे सपने विश्वास जी के रूप में सामने थे, और उनके आकर्षण से बचना मुश्किल था। विश्वास जी भी मुझे अपना अच्छा दोस्त समझते थे। एक ऐसा दोस्त जिससे वे सब कुछ कह सकें जो आमतौर पर एक आदमी किसी से नहीं कहता। अपनी इच्छाएं, भावनाएं, अपने डर, अपनी गलतियां। मुझमें वे एक ऐसा ही दोस्त पाते थे। बोलते बोलते वह थक गईं। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। कुछ पल को जैसे वह उसी समय में पहुंच गईं। मैं चुपचाप उनके चेहरे को देखती रह गई। उन्हें उन यादों से बाहर खींच लाने की मेरी इच्छा ही नहीं हुई। उन बीते दिनों की परछाइयां शारदा जी के चेहरे पर साफ नजर आ रही थीं। यह उनके जीवन का अछूता कोना था जिसमें अब तक कभी कोई झांक नहीं सका था। और आज जब उन्होंने उसका झरोखा खोलकर मुझे उसमें झांकने की इजाजत दी, तो उस झरोखे से आने वाली महकी बयार से मैं खुद ही सराबोर हो गई। बहुत देर तक शारदा जी उसी यादों में घूमती रहीं। फिर उन्होंने धीरे से आंखें खोलीं। उनका गला रूंध गया। मैंने सहारा देकर उन्हें बैठाया और पानी पिलाया। लेकिन जैसा कि तुम जानती हो, हमारे समाज में एक आदमी और एक औरत की दोस्ती को असामान्य समझा जाता है। वे सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के रूप में ही देखे जा सकते हैं। उसकी पवित्रता हमेशा संदेह के घेरे में रहती है। मुझे भी यह बोध हमेशा रहता था कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही। कहीं विश्वास जी के साथ इतनी बातें करना, इतना घुलना मिलना, उनसे अपने मन की बातें करना, उनकी हर बात में शामिल होना, उनकी पत्नी के प्रति गलत तो नहीं है। कहीं तुम्हारे हरिप्रसाद जी की अपराधी तो नहीं बन रही। तो क्या हरिप्रसाद जी आपकी दोस्ती के बारे में जानते थे? मेरे मन का कौतूहल फिर उछाल मारने लगा। शारदा जी फिर खामोश बैठी थीं। शब्द उनकी आंखों में अटके थे, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रही थी। दिमाग पर जोर देने लगी। क्या कभी हरिप्रसाद जी और उनके बीच कोई अनबन हुई थी? उनके संबंधों में कभी कोई दूरी या खिंचाव मैंने तो कभी महसूस नहीं किया, या छोटी होने के कारण समझ नहीं पाई। थोड़ी देर में उन्होंने अपनी शक्ति बटोरी। तुम्हारे हरिप्रसाद जी हमारी दोस्ती के बारे में जानते थे। उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा था। इस दोस्ती की वजह से उन्होंने मुझे बहुत खुश भी देखा था। हाँ, इस बात से उन्हें दुख भी होता था कि उनकी पत्नी किसी और के सान्निध्य में अपनी खुशी ढूंढ रही है। उनकी आंखों में दुख की बदली तो थी, लेकिन अविश्वास की परछाई कभी नहीं थी। लेकिन उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। मैंने ही उन्हें कभी कभी अकेलेपन के ब्याबान में भटकते देखा था। उस समय मेरा मन मुझे धिक्कारता था, मुझे आगाह करता था कि इस तरह मैं तुम्हारे हरिप्रसाद जी से दूर जा रही हूं। इसका नतीजा देर सवेर बुरा ही होने वाला था। काव्या और नंदिनी भी अब छोटी नहीं रह गई थीं। न ही उनमें इतनी परिपक्वता थी कि वे इस दोस्ती को समझ पातीं। हमारे संबंधों को समाज में कभी समझा ही नहीं जा सकता था।
और समाज में रहते उसके नियमों की अवहेलना करना संभव ही नहीं था। फिर तुम्हारे हरिप्रसाद जी की प्रतिष्ठा भी मैं दांव पर नहीं लगा सकती थी। न जाने वह कैसा समय था जब मैंने यह सब सोचा समझा भी नहीं। लेकिन अब समय आ गया था कि हम अपनी भावनाओं को किसी सीमा में बांधें। मैंने विश्वास जी से बात की। उन्होंने भी मेरी बात को समझा। कुछ समय बाद हमारा वहां से तबादला हो गया। विश्वास जी भी कहीं और चले गए। हम फोन पर बातचीत जरूर करते थे, लेकिन फिर पारिवारिक दायित्व हमारे लिए अनिवार्यता हो गए। लेकिन हाँ, कभी भी किसी भावनात्मक सहारे की जरूरत होने पर वे हमेशा मेरे साथ रहे। तुम्हारे हरिप्रसाद जी की बीमारी के समय वे अपने बेटे के पास अमेरिका गए थे। जब वहां से वापस लौटे, तब उनके न रहने की खबर सुनी, तो उस दोपहर वह मिलने आए थे। उसके बाद हम फोन पर बातें करते रहे। लेकिन इस उम्र में भी उनसे मिलना, उनके साथ बैठकर बातें करते रहना, इतना आसान तो नहीं था। किस किस को क्या क्या बताती और कौन क्या क्या समझता, और सबकी नजरों में अपना मान भी तो नहीं खो सकती थी। तुम उस दोपहर वहां थी, तुमने उन्हें देखा था, इसलिए आज अस्पताल में उन्हें मिलने के लिए बुला लिया। जाने इसके बाद मुलाकात हो या ना हो। शारदा जी थक कर चूर हो गई थीं, लेकिन मेरी जिज्ञासा का समाधान करने और खुद की कैफियत दे देने की संतुष्टि उनके चेहरे पर थी। थोड़ा पानी पीकर वे सो गईं। मैं उनके शांत भोले मुख को देखकर सोचती रही। उम्र के इस पड़ाव पर भी नारी जीवन सामाजिक बंधनों में बंधा रहता है। एक मासूम सी ख्वाहिश ही तो थी उनकी, उनसे मिलने की, बात करने की, जिनका सान्निध्य उन्हें अच्छा लगता था। लेकिन वह भी पूरी करने के लिए उन्हें तमाम ऊंच नीच सोचना पड़ा था। इस उम्र में, जब प्यार में दैहिक आकर्षण का कोई स्थान नहीं होता, मानसिक संतुष्टि पाने पर भी समाज का डर है। शारदा जी जीवन भर परछाइयों से उजाले की आस में ही तो भटकती रहीं। फिर उसके बाद शारदा जी सुकून से सो गईं। अगले दिन जब सुबह सब लोग उठे, तो मैं भी उठ गई थी। मैं सुबह उठकर तुरंत ही शारदा जी के पास चली गई। मैंने उनके कमरे में जाने से पहले उन्हें आवाज दी, लेकिन शारदा जी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। मैंने शारदा जी को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उठी नहीं, क्योंकि वह दुनिया को छोड़कर जा चुकी थीं। शायद उन्हें विश्वास जी से मिलने का ही इंतजार था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।